हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम रूरल डेवलपमेंट में यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इस इट मींस कि इसमें हम वो सारे प्रोग्राम्स देखेंगे जो कि रूरल डेवलपमेंट में किए गए थे। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमारे पास कंटेंट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो धीरे धीरे इनको बहुत ही आराम से समझते हुए चलेंगे। आपको सिर्फ इनके की पॉइंट्स को ही ध्यान रखना है। बाकी का जो मेन होगा उसमें जो भी आपको ऐड ऑन करना है वो सब जब मैं आपको उन्हें बता रही होंगी तो एज ए स्टोरी आप उसको सुने। और आप बस उस स्टोरी को ही अगर लिख के आ जाएंगे तो वही आपके लिए काफी रहेगा। तो आज जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। अब ये श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके की पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। की पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आप सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स पर ही ध्यान दें और उन्हीं को एज अ नोट आप अपने पास कहीं पे लिख के रख सकते हैं, जो कि आप एग्जाम में हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। बिकॉज हाईलाइटेड कीवर्ड ही देखे जाएंगे, जिससे आइडिया हो जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी एग्जामिनर होंगे कि इनको इस टॉपिक के बारे में पता है। बाकी की थ्योरी लिखने में आप लोग एक्सपर्ट हैं, आई नो। तो स्टार्ट करते हैं। जब टैगोर जी जो थे फैमिली स्टेट में थे ईस्ट बंगाल में, तब उन्होंने क्या देखा कि मेरे आसपास जो है वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, मीन्स बहुत ज्यादा गरीबी है। जो हमारे आसपास के किसान हैं वो ठीक से रह भी नहीं पा रहे हैं। हमें पता है कि जो टैगोर जी हैं, अगर हमने उनके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो हमें पता है उनके सोचने का तरीका उस टाइम के लोगों से थोड़ा अलग था। वो कोशिश करते थे कि मैं जितनी भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिल रही है मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, वो बस कोशिश करते रहते थे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग प्रोग्राम्स चला के। तो उन्होंने यहाँ पे भी एक प्रोग्राम चलाया। उन्होंने क्या किया, टैगोर ने अपनी आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क से अट्रैक्ट किया लियोनार्डो को, जो कि एक ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको ऐसे अट्रैक्ट किया, ऐसे अपनी आइडियोलॉजी उनके सामने रिप्रेजेंट की कि वो इंडिया आए और उनके साथ इस आइडियोलॉजी पे काम करें। और ये पूरी आइडियोलॉजी क्या थी कि हम क्या करें, ये जो गांव के लोग हैं जो कि बहुत ही गरीबी में या उत्पीड़ना में रह रहे हैं, उनकी लाइफ को चेंज कर सकें। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, श्री निकेतन में 1920 में एक इंस्टीट्यूट बनाया और उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस रिकंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन को उन्होंने 1920 में स्टार्ट किया और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ब्रिंग बैक लाइफ इन इट्स कंप्लीटिंग्स। मतलब कि जो लाइफ है जो अभी इतनी हार्ड चल रही है उसको हम फिर से नॉर्मल बना सकें। मीन्स वो छोटी छोटी चीजें जिसको लेके किसान परेशान हो रहे हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम विलेज की जो लाइफ है उसको अच्छा बना सकें, उसको थोड़ा रिलीफ दे सके फार्मर्स को जितनी भी स्ट्रेस में वो रह रहे हैं उससे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग मिशंस जो थे इनके ऑब्जेक्टिव के वो कौन कौन से थे, कि ये क्या करे, फ्रेंडशिप और अफेक्शन क्रिएट करे विलेजर्स के बीच में। मीन्स आसपास के जो किसान हैं उन्हीं लोगों में इतना ज्यादा अफेक्शन या फ्रेंडशिप हो कि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने अपने में ही वो उलझे हुए हैं। देन टू टेक द प्रॉब्लम ऑफ विलेज एंड द फील्ड इन क्लासरूम फॉर स्टडी एंड डिस्कस। मीन्स कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने वो क्या करते थे कि जो विलेज की एक्चुअल में प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को क्लासरूम में डिस्कस करते थे, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो समझ सके कि एक्चुअल में हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और इस एनवायरनमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ, जिसे हमें फेस करना है। और उनके सॉल्यूशन पे एक्सपेरिमेंट करवाते थे वो स्टूडेंट्स के साथ ही मिलके, जिससे क्या हो, स्टूडेंट का भी ग्रोथ हो। ठीक है, देन है टू पुट द स्टूडेंट्स इन अ वे ऑफ एक्वायरिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वही कि वो क्या करते थे कि हमारे जो स्टूडेंट है, हमें पता है ये स्टार्टिंग से आज तक है कि हमारा जो यूथ है वही हमारा फ्यूचर है। तो अगर आपने यूथ को ठीक कर लिया तो आपका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये जो स्टूडेंट या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन पे ही ज्यादा फोकस करते थे, उनको एक्सपेरिमेंट कराते थे, उनको एक्सपीरियंस देते थे खेती बाड़ी के अलावा और चीजों का, जैसे कि कल्टीवेशन हो गया, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स कल्टीवेशन मीन्स के खेतों में कैसे काम किया जाता है, या फिर आप दूध की कोई डेयरी वगैरह खोल सकते हैं, या फिर आप एनिमल्स को पाल सकते हैं, मुर्गी को पाल सकते हैं। ठीक है, आप कारपेंट्री का काम सीख सकते हैं, स्मिथिंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें मीन्स खेती बाड़ी से अलग भी वो एक्सपीरियंस बच्चों को दे रहे थे, ताकि सिर्फ उनका जो ग्रोथ है या उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सिर्फ किसान पे या फिर खेती पे ना डिपेंड रहे, वो और भी काम कर सके। मीन्स उनके पास इनकम के और भी सोर्सेज हों। तो उन्होंने अपने इस मिशन में, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये भी रखा कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको खेती बाड़ी के अलावा भी एजुकेशन देनी है। और एजुकेशन में सिर्फ
ओरल नॉलेज नहीं देनी है, हमें उन्हें एक्सपीरियंस देना है जिससे कि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टू गिव द स्टूडेंट एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन इन द साइंस कनेक्टेड विद देयर प्रैक्टिकल वर्क, मतलब कि वो साइंस से जुड़ सके तो प्रैक्टिकल वर्क करवाते थे उनसे। एनकरेज करते थे स्टाफ को और स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट को कि उनकी खुद के अंदर से ये इच्छा शक्ति हो कि अगर मुझे कोई सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने विलेज के लिए तो मैं करूंगा। ठीक है, ये वाली भावना उनके अंदर उन्हें क्या करनी थी, क्रिएट करनी का भी ऑब्जेक्टिव लेके चले थे वो। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हें आप खुद से बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि द एक्सपेरिमेंट वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द टीम ऑफ फॉरेनर्स, मतलब जो फॉरेनर्स और बंगालीज थे वो दोनों ही मिलके इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये टैगोर और लियोनार्डो के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वे था। देन आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारा श्री निकेतन प्रोग्राम है वो एक्चुअली क्या कवर कर रहा था। तो मेनली वो 4 जर्नल एरियाज को कवर कर रहा था, एग्रीकल्चर को मतलब खेती बाड़ी को, क्राफ्ट्स को, खेती बाड़ी के अलावा भी आप कोई एक्सपीरियंस लें, देन इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज में कैसे काम किया जाता है, जैसे हमने देखा कि कारपेंट्री और स्मिथी वगैरह सिखा रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज का काम भी सिखा रहे हैं, एंड विलेज वेलफेयर एंड एजुकेशन। ठीक है, हमने देखा कि हमारी पूरी स्टोरी में उन्होंने स्टूडेंट्स पे ज्यादा काम किया है, तो वो एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। अब सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस इसका काफी अच्छा रहा है। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट के उससे देखें, दृष्टिकोण से देखें, तो एक और कॉन्सेप्ट इसमें आया था प्रोग्राम में, वो कॉन्सेप्ट था धर्मगोला। ये धर्मगोला क्या है? धर्मगोला एक ऐसा प्रिंसिपल है कॉपरेशन का जो कि 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या है कि जो भी विलेजर्स हैं, जैसे ही उनका कोई धान उगेगा तो सब क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा धान अपने पूरे स्टोरेज में से लाके कहीं जो भी उनका रिलेवेंट या कोई भी स्पेसिफिक संबंधित जो धर्मगोला होगा वहां पे जाके वो उसको स्टोर करवा देंगे, मतलब वहां पे जाके उसको रखवा देंगे। और अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे किसी की खेती अच्छे से नहीं हो पाई है या फिर फसल खराब हो गई है, तो वो बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस धान को उनसे ले सकता है, और जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो जो कि बहुत मिनिमम रखा गया था उसको वो पे करे। तो इससे भी आप देखेंगे कि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे निकाला है जिससे कि क्या है, फ्रेंडशिप बढ़ेगी लोगों में, और लोगों में वेलफेयर मतलब उनका कितना ज्यादा हो रहा है कि वो एक दूसरे के हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था। सारे पॉइंट्स इनके बहुत ही अच्छे थे, जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा जा रहा था। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी आ गए। अब वो ड्रॉबैक क्या थे कि इस इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। एंड नेक्स्ट ड्रॉबैक जो था, इट कुड नॉट डू रिसर्च वर्क एंड हैंस द प्रोग्राम रिमेन्ड लिमिटेड। मीन्स कि रिसर्च वर्क ये बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, इसीलिए इनका जो प्रोग्राम था वो लिमिटेड ही बन के रह गया। मतलब या तो एक गांव में या तो एक से ज्यादा 2 या 3 गांव तक चला गया होगा, पर लिमिटेड मीन्स कि कुछ बाउंड्रीज तक ही बन के रह गया, बहुत ज्यादा नहीं फैल पाया। तो ये है हमारा श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, आप सिर्फ उसको नोट कर लीजिए, वही आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट्स काम करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि गुड़गांव एक्सपेरिमेंट क्या था। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट भी हमारा जो श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट है उसी सन में स्टार्ट हुआ था, और इसको स्टार्ट किया था मिस्टर F.L. ब्राइन ने 1920s में ही, जिसमें हमारा श्रीनिकेतन हुआ था। अब अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो वो क्या था, बैकवर्डनेस, पॉवर्टी एंड मिजरी ऑफ पीपल को सॉल्व करना। ठीक है, मतलब कि लोग जो हैं जो पिछड़े हुए हैं अभी भी, उनको आगे लेके आना, गरीबी को कम करना, और पीपल्स के बीच में जितनी भी मिजरी हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करना। तो ब्राइन ने क्या किया था, आफ्टर 7 ईयर ऑफ स्टडी ही डेवलप अ स्कीम। इन्होंने एक स्कीम बनाई जिसका नाम था द गुड़गांव स्कीम। गुड़गांव स्कीम का नाम है, ठीक है, किसी जगह का नाम हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्कीम की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक गुड़गांव स्कीम बनाई जिसका ऑब्जेक्टिव था कि वो क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं, जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं उनको कम कर सके या उनको कंट्रोल कर सकें, हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला सके लोगों की, डेवलप कर सके फीलिंग ऑफ विमेन एजुकेशन। उस टाइम पे विमेन एजुकेशन नहीं होती थी, हम सब जानते हैं, तो विमेन एजुकेशन की जो फीलिंग है वो डेवलप कर सके, ये इनका एम था। और होम डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेके चले थे ये अपनी स्कीम में। अब इस स्कीम में क्या होता था, जो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको एज अ ऑपरेशन फील्ड लिया गया था। मतलब जगह जगह पे ये ऑपरेशन चलाए जाते थे। हर गांव में एक विलेज गाइड को भेजा जाता था। अब वो विलेज गाइड क्या करता था,
वो उस गांव में जाता था और वहां के लोगों को एजुकेट करता था, मतलब जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि होम डेवलपमेंट वर्क करना या विमेन एजुकेशन करवाना, हेल्थ को अच्छा करना, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स को कम करना। तो इन टॉपिक्स पे जो विलेज गाइड होते थे वो अलग अलग जगह पे जाके, हर विलेज में जाके लोगों को गाइड करते थे, उनको एजुकेशन देते थे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो वो क्या होता था, इससे हमारे जितने भी गांव थे, मतलब हम देख रहे थे श्री निकेतन में जो एरिया था वो लिमिटेड था, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर विलेज के लिए एक अलग विलेज गाइड बना दिया और वो जा रहा है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो विलेजर्स हैं वहां को। ये प्रोग्राम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इम्प्रूव करने के लिए सीड्स को, मतलब कि जो बीज हैं और जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं या मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो आप यूज कर रहे हैं, उनको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिनको हम अगर अच्छा कर लें तो हमारी जो फार्मेसी है वो अच्छे से चल पाएगी, एग्रीकल्चर पे हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे, उन चीजों के बारे में ये लोग ज्यादा एजुकेशन देते थे। एक्टिविटी जो ब्राइन ने इंट्रोड्यूस की थी वो क्या थी, 1925 में विलेज गाइड्स जो हैं वो क्या करते थे, रूरल इकोनॉमी के बारे में लोगों को ट्रेन कर रहे थे। देन 1926 में इन्होंने वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर पे वर्क किया था, हेल्थ एसोसिएशन पे इन्होंने वर्क किया था, और साथ ही साथ वुमेन इंस्टीट्यूट एट गुड़गांव टू मैनेज द लेडीज गार्डन, ठीक है, इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया था। तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज थी जो कि ब्राइन ने इंट्रोड्यूस की थी। अब हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, बहुत ही अच्छे से फैल भी रहा है, तब भी ये फेल क्यों हुआ? तो इसके फेल होने के बहुत सारे रीजंस थे, इनके जो ड्रॉबैक थे वो बहुत सारे थे, लेकिन जो मेन बताया जाता है वो ये है कि जो ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारी स्कीम चली थी, ये ब्राइन की स्कीम थी, उनके सेंटिमेंट्स की स्कीम थी। तो जैसे ही ब्राइन ट्रांसफर्ड हुए तो क्या हो गया कि वो जो स्कीम थी वो इमीडिएटली स्टॉप हो गई। क्यों? क्योंकि किसी के सेंटीमेंट पे वो स्कीम चल रही थी, ब्राइन को फीलिंग आई कि मेरे आसपास जितनी भी पॉवर्टी है या जितनी भी बैकवर्डनेस है मैं उसको कम कर सकूं। लोगों में ये फीलिंग जनरेट नहीं हुई थी, अभी लोग खुश थे, इस वजह से ये स्टॉप हो गई। ठीक है, बाकी दूसरा ये था कि ये जो रिफॉर्म्स थी, क्योंकि ये लोगों के सेंटिमेंट्स से नहीं जुड़ी थी बल्कि ब्राइन के सेंटिमेंट्स से ज्यादा जुड़ी थी, तो ये रिफॉर्म उन पर थोपी गई थी, ना कि उनके साथ मिलके शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक था। बाकी ये था कि हम देख रहे हैं कि वहां पे हर विलेज में एक विलेज गाइड जा रहा है जो कि उनको किसी चीज पे, किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि वो जो विलेज गाइड है वो हमेशा एक ही विलेज में रहेगा। जैसे ही वो विलेज गाइड जो है वहां से जाते थे तो उनको और ज्यादा नॉलेज देने के लिए, क्योंकि टेक्निकल फील्ड के बंदे तो है नहीं, वहां के जो विलेज में रहने वाले लोग हैं, तो उनको चीजें एक्सपेरिमेंटली समझ नहीं आती थी, वो बस थ्योरी को पढ़ते थे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। जब तक विलेज गाइड्स वहां पे हैं, वो गाइड कर रहे हैं उनको, जैसे ही उन्होंने विलेज को छोड़ा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस विलेज में जो जो कमियां आई उनको इम्प्रूव करने के लिए कोई नहीं मिला, इसलिए भी हमारी ये स्कीम फेल हो गई। तो बस ये छोटी सी स्कीम है आपकी, ये जो गुड़गांव स्कीम है, जिसके पॉइंट्स मैंने आपको भी यहाँ पे बताए। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ब्राइन ने स्टार्ट की थी 1920s में स्टार्ट की थी, और इनका मेन एम जो था वो ये था कि ये बैकवर्डनेस और पॉवर्टी को हटा सके, वुमेन को एजुकेशन दे सके, हेल्थ पे काम कर सके। जगह जगह पे इन्होंने विलेज गाइड्स को भेजा था, हर विलेज में, जो कि किसी इंफॉर्मेशन पे लोगों को क्या करते थे, किसी टॉपिक पे लोगों को एजुकेट करते थे। तो बस ये छोटा सा ही है आपका, ठीक है, जितना भी ये कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं सिर्फ इतने को लिखे, आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। जो भी एक्सपेरिमेंट स्कीम मैं आपको बता रही हूँ, इनको एज ए स्टोरी सुने काइंडली, तो उससे आप क्या है, इनसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। एक्सपेरिमेंट हमारे पास आता है मारतंडम एक्सपेरिमेंट। मारतंडम जो है एक विलेज है जो कि अंडर अनडेवलपमेंट है इकोनॉमिकली भी, और इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मेजोरिटी जो है वहाँ पे वो गरीब है, मतलब पुअर है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को 1921 में स्टार्ट किया था डॉक्टर स्पेंसर हैच ने, जो कि अमेरिका के थे। ओके, अमेरिका में ही एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था। इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव जो रहा इस प्रोजेक्ट का वो था कि आप स्पिरिचुअली डेवलप कर सके, मतलब आप धर्म के दृष्टिकोण से, जो हम कहते हैं कि धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेवलप्ड हो, आप फिजिकली डेवलप्ड हो, इकोनॉमिकली आप डेवलप्ड हो, मेंटल स्टेट आपकी अच्छी हो, मतलब जो हम कहते हैं ना आपके मेडिटेशन करो तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, तो वो मेंटल डेवलपमेंट आपका हो, आप अच्छी अच्छी चीजों को अच्छे से और जल्दी से सीख पाओ, एंड सोशल डेवलपमेंट हो।
तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यही हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है इस वाले प्रोजेक्ट में। ये सारे डेवलपमेंट के ऊपर ये काम कर रहा था। डॉक्टर हेच ने क्या किया था, इम्प्लीमेंट एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। इन्होंने जो काम किया था वो एग्रीकल्चर में, पब्लिक हेल्थ के और एजुकेशन के लिए किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एक एक्सटेंशन सेक्रेटरी रखा हुआ था जो कि क्या करता था, सुपरवाइज करता था एक्टिविटीज को इस ग्रुप के रिलेटेड। मार्तंडम was in a strategic position to serve the villages. It keeps price bulls and goats. मॉडल बी मतलब कि जो बैल होते हैं या गोट होती हैं उनको एज अ प्राइस रखा था। मॉडल बी लीव्स रखे थे। डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट फॉर इम्प्रूविंग ग्रेन एंड वेजिटेबल सीड्स। ठीक है, मतलब कि जो भी आपकी ऐसी चीजें हैं जो रूट लेवल पे हमारे गांव में होती हैं, जैसे कि गाय भैंस हो गई, बकरियां हो गई, जो मधुमक्खी पालन होता है वो हो गया, या फिर आपकी वेजिटेबल की सीड्स हो गई, या फिर जो ग्रेन है, जो धान आप उगा रहे हो उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, इन सब चीजों के ऊपर वहां पे काम चल रहा था। इनसाइड द सेंटर देयर वाज इक्विपमेंट। उस सेंटर के अंदर हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स थे, जैसे कि हनी एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट था, हेल्थ चार्ट था जिस जो कि चेक कर रहा था कि हेल्थ में कितना चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उसके बाद क्या हमको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं हेल्थ में। तो हेल्थ चार्ट था हमारे सेंटर के अंदर। बाकी अदर कॉटेज वोकेशंस भी थे। कॉटेज वोकेशंस में क्या होता था, ये लोगों को बताते थे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में। ठीक है, कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, और उनको टेस्ट करते थे कि एक्चुअल में हम ये जो फार्मर्स हैं जो जिस इम्प्लीमेंट्स को यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में कैसे हैं, तो उनके ऊपर टेस्ट किया जाता था। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ये सक्सेसफुल रहा। तो सक्सेसफुल आउटपुट जो था इसका वो हम दो चीजों से देख सकते हैं, कि इस प्रोजेक्ट में जो सक्सेसफुल आउटपुट था वो था एग सेलिंग क्लब। मतलब कि अंडे बेच के इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था, जिसको ये जो आगे जाके क्या हो गई थी, सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन गई थी 1939 में। ठीक है, मतलब कि एक सेलिंग क्लब ये बहुत अच्छे से चला पाए। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज हनी क्लब। मतलब एक हनी क्लब का जो हम सक्सेसफुल रेट ले सकते हैं वो अच्छा रहा, और एक सेलिंग का हमारे पास बहुत अच्छा क्लब रहा। तो इन दोनों को एज अ सक्सेसफुल आउटपुट हम रख सकते हैं इस वाले प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हमें पता है कि इसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हैं, और वो ड्रॉबैक क्या है, जो मेन ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि इन्हें जो है फंड्स बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं मिल पाए, क्योंकि हमें पता है कि एक इंसान बैठ के वहां पे इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहा है। ठीक है, जो कि अमेरिका के हैं, जो इंडियन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अकेले ही इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। तो फंड्स की प्रॉब्लम आ गई, और गवर्नमेंट ने भी कुछ खास हेल्प नहीं की थी। तो इसलिए ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था या जो हमारा हम प्रोजेक्ट कहे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाकी होल प्रोग्राम वो सेंटर्ड ऑन अ वन पर्सन, वही कि एक सिंगल पर्सन किसी चीज को देख रहा है, तो जैसे ही उनकी डेथ हुई तो उसके बाद जो लीडरशिप थी उसकी कमी होने लगी। और बाकी ऐसे एम्प्लॉय जिनको पैसे नहीं दिए जाते थे लेकिन उनको बाकी की चीजें, मतलब जैसे सपोर्ट हो गया वो मिल रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे एम्प्लॉयज जिनको इकोनॉमिकली तो कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा था, अब क्या हुआ, उनको उनके लिए ये सारी चीजें काम करना, मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं वो करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए वो सरवाइव नहीं कर पाया ये वाला प्रोग्राम। क्यों? जो अगर आप इसका मेन रीजन लिखेंगे ना तो वो बस यही है कि इस पूरे प्रोग्राम को एक सिंगल इंसान चला रहा था, और जैसे ही वो इंसान आपके फ्रेम से आउट हुआ सारी चीजें बिगड़ने लगी। ठीक है, चाहे आप इकोनॉमिकली लें, क्योंकि फंड्स भी इनके पास कम थे और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो मेन हम इकोनॉमिक को लेके चल सकते हैं। इकोनॉमिकली ये जो प्रोग्राम था ये बहुत वीक हो गया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ये है आपका मार्टंडम एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। बड़ौदा एक्सपेरिमेंट जो है ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, पर ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में अब हम देखेंगे। 1932 में इसको वीटी कृष्णाचारी ने स्टार्ट किया था। कहाँ पे? बड़ौदा में। जिस टाइम पे वो वहाँ के क्या थे, दीवान थे। हमें पता है पहले टाइम पे दीवान चलते थे, अगर हमने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो हमको आइडिया होगा दीवान वर्ड का। तो उस टाइम पे ये जो वीटी कृष्णाचार्य 1932 में वहाँ बड़ौदा के दीवान थे, उस टाइम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। इसके जो दो ऑब्जेक्टिव थे मेन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि ये रैपिड इंक्रीज कर सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके, मतलब लोगों को ऐसी एजुकेशन दे सके जो कि फार्मेसी के अलावा भी बाकी कामों को करना सिखाती हो, रैपिड एक्सपेंशन कर सके वो एजुकेशनल सिस्टम में। सेकंड ऑब्जेक्टिव था इनका कि इंक्रीज करे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब कि जो खेती आप कर रहे हैं उसमें आप कैसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसको वो क्या करना चाहते थे, इंक्रीज करना चाहते थे। द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवसारी। नवसारी गुजरात स्टेट, गुजरात का एक स्टेट है, वहां पे ये स्टार्ट हुआ था।
और इसके साथ साथ मेनी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए थे, जैसे कि गार्डनिंग करना, पॉलिट्री फार्मिंग करना, मतलब कि कैसे आप उनको जानवरों को पाल सकते हैं, या फिर मुर्गी को कैसे आप पाल सकते हैं, मुर्गी पालन वगैरह हो गया। बी कीपिंग करना, स्पिनिंग, कढ़ाई बुनाई वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे यहाँ पे। और इसके साथ साथ ही इन्होंने पंचायत जो था उसको रीस्टेबलाइज कर दिया, क्योंकि ये कहते थे कि किसी अपर गवर्नमेंट जो है, जो आपको क्या कर रही है, डील कर रही है या आपको गवर्न कर रही है, उनका आप पे इतना फोकस नहीं होता। तो अगर किसी एक विलेज में प्रॉपर पंचायत सिस्टम हो, तब हम शायद जो सीरियस टॉपिक होंगे उन पे ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो इन्होंने पंचायत जो थी, जो बीच में बंद हो गई थी, उसको रीस्टेबलाइज किया था। साथ ही साथ इन्होंने अडल्ट एजुकेशन पे भी ध्यान दिया था, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करना ज्यादा जरूरी है, अभी के यूथ को एजुकेट करना ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने अडल्ट एजुकेशन पे भी काम किया था। वर्किंग सिस्टम हम इनके देखें तो वो मेन 3 पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। ये कहते थे पर्सनल एजुकेशन आपके अच्छी होनी चाहिए, कांटेक्ट बाय द विलेज गाइड से यूज करो आप स्कूल टीचर्स को विलेज को क्या करने के लिए, ये जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं विलेज में, इसको एक्सटेंशन देने के लिए। और ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ एक्सटेंशन भी आप यूज कर सकते हो। तो मेनली जो इनका टारगेट था, आपको बस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो बाकी के जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उनसे ही कुछ मिलता जुलता हुआ है, पर ये कुछ अलग वे में कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किए, दो मेन ऑब्जेक्टिव लेके चले कि जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो जाए, एजुकेशनल सिस्टम अच्छा हो जाए, साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। आपने जो बाकी के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं ना, आप उनके पॉइंट्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बट की पॉइंट्स मैं आपको हर टॉपिक के दे रही हूँ। इन्हीं को अगर आप लिख के आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। बाकी जो स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ उसको आप ब्रीफली वहां पे लिख के आए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट पे। स्कीम है हमारी फिरका डेवलपमेंट स्कीम। ये फिरका डेवलपमेंट स्कीम जो है लॉन्च की गई थी मद्रास गवर्नमेंट द्वारा 1946 में, जिसका एम था कि गांधी जी के जो आदर्श विलेज स्वराज है उसको अपनाया जाए। अब इस ये जो आदर्श थी, ये जो आइडियल थी गांधी जी की, ये क्या थी? This is scheme aimed at bringing educational, economic, sanitary and other developmental activities in village। मतलब कि विलेज में एजुकेशन लाना, इकोनॉमी अच्छी करना, साफ सफाई करना और बाकी की सारे डेवलपमेंट, ये सब था इनका एम। एंड स्पिरिट ऑफ द पीपल एंड मेक देम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। मतलब कि इस स्कीम का ये भी एम था कि जो लोग हैं, जो वहां पे रहते हैं गांव के लोग, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और अपने आत्मनिर्भर हो। मतलब कि उन्हें पता हो कि अगर हमें खाना खाना है तो हमें खेत में काम करना होगा, हमें कपड़े पहनने हैं तो हमें खुद कपड़े बना के पहनने होंगे, या हमें स्वेटर बुनने हैं तो हम किसी और के पास नहीं जाएंगे स्वेटर लेने, हम खुद ही बुनाई करेंगे। तो ये था हमारी जो फिरका डेवलपमेंट स्कीम है जो कि मद्रास में हुई थी, उसका मेन अमंग प्री इंडिपेंडेंस प्रोजेक्ट। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले के जितने भी प्रोजेक्ट थे उनमें से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा गया है। इस प्रोजेक्ट के दो ऑब्जेक्टिव थे, एक था शॉर्ट टर्म और एक था लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि वो बेसिक नीड्स जो होती हैं उस पे काम कर सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा कर सकें लोगों का, वाटर सप्लाई अच्छी कर सके, साफ सफाई, पंचायत बना सके, लोगों को एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव बना सके। ये था इसका शॉर्ट टर्म गोल या फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म था कि वो जो गांव में लोग रह रहे हैं वो सेल्फ सफिशिएंसी हो। मतलब किस किस में अपने ऊपर किस चीज में निर्भर हो? फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। वही सब जो अभी मैंने आपको बताया कि वो खुद खाना बनाए। अगर उन्हें पता है कि हमें खाना खाना है तो हमें खेतों में काम करना है, हमें कपड़े पहनने हैं तो हमें खुद बनाने हैं कपड़े, ठीक है। हमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है तो हमको ही मेहनत करनी होगी, या फिर हम पशुपालन कर सकते हैं, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज वहां पे बनाना। ये इस स्कीम का लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल था। अब इसके लिए क्या क्या किया गया था अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे यहाँ पे अलग अलग वो बनाए गए थे, मतलब लोग और पोजीशंस बनाई गई थी। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ रूरल वेलफेयर एट द स्टेट लेवल बनाया गया था, कलेक्ट्रेट बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रूरल वेलफेयर ऑफिसर बनाया गया था फिरका लेवल पे। फिरका लेवल में क्या क्या था? ग्राम सेवक भी थे। ये जो आपका रूरल डेवलप वेलफेयर ऑफिसर होता था उसके अंडर में 5 से 10 ग्राम सेवक काम करते थे। तो ये है इसका मेन, इस स्कीम में मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिख के भी लिखेंगे ना तो ज्यादा क्लियरिटी से पता चलेगा। देन 1953 से 54 में व्हेन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम वर अडॉप्टेड बाय मद्रास स्टेट। तो ये जो फिरका डेवलपमेंट स्कीम थी ये उन्हीं के साथ मर्ज कर दी गई। मतलब कि अब अलग अलग स्कीम चलाने के बजाय जो प्रोग्राम
मद्रास स्टेट जो है वो अडॉप्ट कर रहा था, उसी में ही उन्होंने इस फिरका स्कीम को भी मर्ज कर दिया। और अब उन प्रोग्राम के साथ साथ ही ये स्कीम भी क्या करेगी, उसी प्रोग्राम का पार्ट बन के वहां पे कंटिन्यू करी जाएगी। तो ये है आपकी फिरका स्कीम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1948। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये 1948 में स्टार्ट किया गया था, और ये स्टार्ट किया था मिस्टर एल्बर्ट मेयर ने। एल्बर्ट मेयर कौन थे? ऑफ यूएसए, हु केम टू इंडिया विद द अमेरिकन फोर्सेस इन 1944। मतलब अमेरिकन फोर्सेस जब इंडिया आई थी 1944 में, तब ये जो मेयर थे हमारे मिस्टर एल्बर्ट मेयर, ये भी उनके साथ ही यहाँ पे आए थे। ही वॉज द ऑरिजिनेटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एट विलेज कॉल्ड महवा इन यूपी। यूपी में महवा नाम का एक विलेज है, जहां पे उन्होंने इसको क्या किया था, इस प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेट किया था। ठीक है। अब पायलट प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इटावा डिस्ट्रिक्ट इन यूवी वाज फॉर्मुलेटेड बाय हिम। और इस प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव थे टू नो द डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव एंड सोशल इम्प्रूवमेंट थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉर्पोरेटिव्स। मतलब ये कि ये देखना चाहते थे कि जो आपके प्रोडक्टिव हैं, मतलब जो डिग्री ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिव चीजें जो बन रही हैं, वो कितनी ज्यादा इम्प्रूव होती हैं जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और आप कॉर्पोरेटिव हो एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव था फाइंड करना कि हाउ क्विकली दीज रिजल्ट कुड बी अटेन। जो मैंने रिजल्ट सोचे हैं या जो एम हम लेके चल रहे हैं, वो कितना जल्दी हम अटेन कर सकते हैं जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और जब हम कॉर्पोरेटिव हो। नेक्स्ट था टू नो वेदर द रिजल्ट रिमेन परमानेंट इवन आफ्टर दी स्पेशल प्रेशर विद विद्रॉल। मतलब ये कि जो एक कोई भी प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर प्रेशर दे रहे हैं स्टार्टिंग में कि वो प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से काम करे। तो इनका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम अभी स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, और क्या हमारा जो रिजल्ट है जो हमें प्रेशर देने के बाद मिला था, अगर हम उसमें से कुछ प्रेशर हटा लें, तो क्या अभी भी हमारा जो रिजल्ट है वो पहले की तरह ही परमानेंट है, या फिर उसमें कुछ वेरिएशन आ गया है। इनका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू एक्सेस हाउ फार द रिजल्ट्स वर रिप्रोडक्टिव इन अदर प्लेसेस। कितनी दूर तक ये जो मेरा रिप्रोडक्टिव रिजल्ट है ये जा सकता है। ठीक है। इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल वर पोस्टेड। जैसे हमारे हमने लास्ट प्रोजेक्ट में देखा था, वहां पे भी अलग अलग लेवल पे जो ऑफिसर्स थे वो पोस्ट किए गए थे, ऐसे ही इस वाले में भी हुआ है। इसमें क्या हुआ है, विलेज लेवल पे यहाँ पे मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर रखे गए थे, जो क्या था विथ 4 and 5 विलेज अंडर देम। एक वो होगा आपका विलेज वर्कर, लेवल वर्कर होगा, जिसे हम मल्टीपर्पज कह रहे हैं। वो क्या करेगा, उसके अंडर में 4 या 5 गांव रहेंगे, और वो उन 4 या 5 गांव के साथ मिलके जो भी इनके ऑब्जेक्टिव है उन पे काम करेगा। दिस प्रोग्राम वर्क वर बाय एंड लार्ज सिमिलर टू अर्ली प्रोजेक्ट। ये क्या है, इसका जो प्रोग्राम का काम करने का तरीका था वो ये था कि जो पहले के प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं ना, ये उनको ही देखें, उस पे देखें कि हमारा जो हमने जब सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाया लोगों में, हमने उन्हें कोऑपरेटिव बनाया, तब वो जो पहले के प्रोजेक्ट चलते आ रहे थे, हम उसको कितने अच्छे से उसके रिजल्ट्स को निकाल पा रहे हैं। जैसे कि पहले के प्रोजेक्ट कौन कौन से थे? इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी सीड्स, अलग अलग जो वेराइटी ऑफ सीड्स होती हैं उनके बारे में बताना, केमिकल फर्टिलाइजर्स देखना, इम्प्रूव इम्प्लीमेंट्स करना, प्लांट प्रोडक्शन प्रोटेक्शन कैसे करते हैं उसका मेजर्स लेना। ठीक है। ये सारी चीजें जो हमने पहले के सारी स्कीम में या प्रोजेक्ट में पढ़ते आ रहे हैं, जहां हमने देखा था कि कहीं पे वो एजुकेशन दे रहे हैं, कहीं पे वो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होते हैं उनके बारे में एजुकेशन दे रहे हैं। तो वही सारी चीजें, अलग अलग चीजें जो स्टार्टिंग से चलती आ रही थी, ये उन्हीं पे ही काम कर रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि कैसा हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। देयर वर प्रोजेक्ट इन एनिमल हस्बेंड्री। वही लास्ट वाले प्रोजेक्ट में जैसे हमने कहा पढ़ा था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट थे। पशुपालन भी था, जिसमें कॉपरेशन भी था, क्रेडिट प्रोविजन भी था, मार्केटिंग और सप्लाई भी था, कि जो आप खेत से उगा रहे हैं उसके लिए आपको एक मार्केट प्लेस दे दिया कि आपने जो उगाया है उसको आप बाहर जाके बेच भी सकते हो। इम्प्रूवमेंट करना रोड का, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें भी देख रहे थे। देवर अडल्ट लिटरली प्रोग्राम। यहाँ पे क्या है, जो अडल्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एजुकेशन देने के प्रोग्राम चल रहे थे। फार्मर्स को टूर दे रहे थे, विलेजेस लीडर ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था, मास कांटेक्ट प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। मतलब इस क्वेश्चन में आप वो सारे प्रोग्राम लिख सकते हैं जितने हमने अभी तक ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। उन्हीं सब प्रोग्राम्स को ये क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं पे ही काम कर रहे हैं। ये अपना कोई भी प्रोग्राम लेके नहीं चल रहे हैं। इनका बस ये है कि पहले की जो स्कीम चली आ रही है, हमें उनको ही बेहतर तरीके से चलाना है और देखना है कि हमें कितने रिजल्ट मिल रहे हैं।
अब जब ये हमारा जो प्रोजेक्ट था ये चला, तो इसमें क्या हुआ, इनिशियली द वर्क वाज स्टार्टेड इन 64 विलेजेस। स्टार्टिंग में 64 विलेजेस पे ही काम चला था, लेकिन एक साल के बाद नंबर ऑफ विलेजेस जो कवर्ड किए थे इस प्रोजेक्ट ने वो थे 97। और 1951 में 125 विलेजेस और इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा चला। दिस प्रोजेक्ट वाज फाइनली मर्ज्ड विद नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, NES ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, उसमें ये मर्ज हो गया था। इसकी जो अचीवमेंट की अगर हम बात करें कि इसकी अचीवमेंट क्या थी सबसे अच्छी, तो सबसे ज्यादा कन्विंसिंग अचीवमेंट जो हमें इस प्रोजेक्ट में मिली थी वो थी एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में भी किस चीज से, पर्टिकुलरली गेहूं प्रोडक्शन से, वीट प्रोडक्शन से इनको सबसे ज्यादा सक्सेस यहाँ पे मिली थी। दिस प्रोजेक्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट को। लेकिन ये जो सक्सेस थी इस प्रोजेक्ट की, ये सिर्फ तभी तक बनी रही जब तक मेयर यहाँ रहे। जैसे ही मेयर ने डिपार्चर कर दिया 1957 में, ये जो हमारा इटावा प्रोजेक्ट था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट था, ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो ये है आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख सकते हैं। पहले की स्कीमों पे ही काम कर रहे हैं। इनके ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वाले प्रोजेक्ट में इन्होंने कोई भी नया ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है। पहले की स्कीम को ही अच्छे से रिजल्ट इनको निकालना है। बस यही इनका प्रोजेक्ट है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट हमने देख लिए हैं अपनी आज की वीडियो में। जैसे श्री निकेतन भी हमने देख लिया है, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, मारतंडम एक्सपेरिमेंट भी देख चुके हैं, बड़ौदा एक्सपेरिमेंट, फिरका, इटावा, ये सारे जो प्रोजेक्ट है, स्कीम है, ये हम देख चुके हैं। अब आगे आप देखेंगे कि इसमें दो चार पार्ट और बचे हैं। ये दो चार पार्ट जो हैं ये मैंने देखे हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमें आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ाना पड़े। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं ना, पार्ट 7, 8, 9, 10 एंड 11, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारा वही थ्योरी है। जो लास्ट के कुछ पार्ट हैं, जैसे कि आपके अप्रोचेज ऑफ रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये आपका यूनिट 1 का पूरा कंटेंट दिया हुआ है। देन अप्रोचेज ऑफ रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी पहले की ही चीजें दी हुई हैं। ये जो हमने ऊपर के एक्सपेरिमेंट आपको बताए हैं ना, इसी में ही इन्होंने अप्रोचेस दे रखी हैं कि टैगोर जी कौन सी अप्रोच लेके चले थे। तो जब आप इस जो मैं आपको ये लिंक दूंगी इस PDF का अपने डिस्क्रिप्शन में, जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी टॉपिक इन्होंने बता रखे हैं वो सब वही हैं जो हमने ऊपर के प्रोजेक्ट या स्कीम में पढ़े हैं। बस इन्होंने अप्रोच का नाम दे दिया है कि ये वाली अप्रोच टैगोर जी की थी, ये वाली अप्रोच गांधी जी की थी, बस ये वाली अप्रोच जो है ये C सुब्रमण्यम की थी। तो इसमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। बट मैं आपसे आपको ये सजेस्ट करूंगी और आपको रिक्वेस्ट भी करूंगी कि काइंडली एक बार इन क्वेश्चंस को आप देख जरूर लीजिएगा। आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको इन्हें देखना जरूर है। क्योंकि ये अप्रोचेस जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। सारा कंटेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको सिर्फ एक बार इसे खोल के पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, पढ़ने में भी आप पूरा ना पढ़ें, सिर्फ जितनी भी हेडिंग्स दे रखे होंगे अप्रोचेस के, काइंडली आप उन हेडिंग्स को पढ़ लें, तो आपका ये जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के यूनिट्स की वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।